वेलकम डियर एस्पेरेंट्स। जे एंड के पुलिस कांस्टेबल में जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है उसमें आपके सिलेबस के अंदर जो पहली ही लाइन है वो है इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जेकेएसएसबी पूछता है इस टॉपिक से वो भी आपको मिलेंगे। चलिए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, कंप्लीट कांस्टेबल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो अभी ऑफर पे आपको 499 रुपीज पे मिल जाएगा। अगर सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल सिलेबस ही ज्वाइन करना है तो वो आपको 299 रुपीज में मिल जाएगा। आप कंप्लीट कांस्टेबल ज्वाइन करिए या टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकल सिलेबस ही ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने का तरीका ये है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। और ऑफर पे अभी आपको ये मिल रहा है डिस्काउंट पे। ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाइए डिस्काउंट का बेनिफिट लेके। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट के एमसीक्यूज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1757 से लेके 1947 तक क्या हुआ क्रोनोलॉजी में। हम आपको हर एक इवेंट का जो डेट है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं वो एमसीक्यूज है। मैं आपको क्या करूंगा, इवेंट पढ़ाऊंगा। इवेंट के बाद आप ये क्वेश्चंस को खुद ही जवाब देंगे और आपको देना पड़ेगा। मैं आपको इवेंट पढ़ाऊंगा, उस इवेंट पे कौन कौन से क्वेश्चन जीके एसएसबी पूछता है वो आपको करने होंगे। तो इवेंट के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, हर इवेंट के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज हम ये 6 इवेंट्स आपको कराते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, बराबर आपका 1757 से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे। वीडियो से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमने कांस्टेबल कोर्स में एप्लीकेशन पे ये टॉपिक खत्म किया है, इंडियन हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। वो 5-6 लेक्चर आपको वहां पे देखने पड़ेंगे। वो आप एप्लीकेशन पे देख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ये पढ़ाया गया है। आज जो है ये एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आपको इवेंट के फैक्ट्स भी बताया करूंगा। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बैटल ऑफ प्लासी पे, वो पॉइंट आपको याद रखना है और फिर आप ही को इन क्वेश्चंस का जवाब एक एक करके खुद ही देना है। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 को होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून। याद रखना, इस डेट को बहुत बार आया है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी इस डेट पे होता है। सर ये बैटल, ये जंग किस किस के दरमियान होती है? उससे पहले ये प्लासी कहां पे है, ये जगह कहां पे है? बैटल ऑफ प्लासी प्लासी में होता है और ये जो जगह है प्लासी, ये बंगाल की जगह है। तो बंगाल में है ये प्लासी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद ये बैटल ऑफ प्लासी सर किस किस के दरमियान हुआ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दरमियान होता है एक साइड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे साइड से बंगाल में हुआ। तो नवाब ऑफ बंगाल, तो नवाब ऑफ बंगाल। अब सर नवाब ऑफ बंगाल कौन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था? कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। नवाब ऑफ बंगाल, सुज्जा याद नहीं रखना, सिराज याद रखना। सिराज याद रखना, सुज्जा नहीं। सिराजुद्दौला। ये आपने पॉइंट्स याद रखे। ओके, अब सर जीता किसने ये जंग? ये जीता किसने, बताइए कौन बोलेगा आप में से ये जीता किसने? सर ये जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नवाब हार गया। नवाब जो है वो हारता है। लेकिन सर नवाब क्यों हारता है? क्योंकि नवाब का कमांडर जो है वो साथ नहीं देता, नॉन कॉपरेशन दिखाता है। नवाब का जो आर्मी कमांडर था वो धोखा देता है। बिट्रेयल बाय मीर जाफर लिखूंगा मैं, बिट्रेयल बाय
मीर, ये मेन रीजन था नवाब के हारने का, सिराजुद्दौला के हारने का। तो मेन रीजन था क्या? बिट्रियल बाय मीर जाफर। ये मीर जाफर कौन था सर? मीर जाफर था इसी नवाब का, इसी सिराजुद्दौला का कमांडर ऑफ आर्मी। ये आर्मी कमांडर था। जब आर्मी कमांडर ही साथ ना दे तो कैसे जंग जीत लेता सिराजुद्दौला या नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर प्लस अदर्स भी थे, कुछ अदर्स भी थे जिन्होंने बेट्रेयल किया, लेकिन मेन कैरेक्टर है मीर जाफर, जिसकी वजह से नवाब हारता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया नवाब बनाता है। आप में से मुझे बताइए किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किया? उसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बनाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नया जो नवाब बनाता है वो उसी को बनाता है जिसने धोखा दिया। तो वो कौन था? न्यू नवाब जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नवाब इसी मीर जाफर को बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी ऐसा जंग है जो बिगिनिंग देता है, स्टार्ट देता है, या आप कह सकते हैं फाउंडेशन देता है। ये फाउंडेशन देता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इंडिया में खासकर बताए कौन सी जगह जगह पे कब्जा होता है? बंगाल। तो बंगाल पे ये हराते हैं ब्रिटिशर्स। तो ये फाउंडेशन या स्टार्ट या बेसिस देता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इतना क्लियर है। अब आपको एक एक करके इन सवालों का जवाब देना है। चलो, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो बताइए, इसका आसान सा जवाब है और सही जवाब है 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के दरमियान हुआ? ओके, यहां पे सवाल है बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच नवाब ऑफ बंगाल। तो नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिज्जा नहीं, सिराजुद्दौला था। वेरी गुड, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। सिज्जा इसके बाद आएगा, सुज्जा इसके बाद आएंगे। तो सिराज, सिराज बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है आपको। बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, टुक प्लेस इन, कहां पे, कौन सी जगह पे? प्लासी में। ओके, प्लासी कहां पे है? प्लासी बंगाल में है, तो यहां पे बंगाल आएगा, बंगाल आएगा। एंड द ब्रिटिश विक्ट्री वाज मेनली ड्यू टू, किस लिए ब्रिटिशर्स ने जीता और मेन रीजन क्या था? बिट्रायल बाय मीर जाफर। तो हमारा सही जवाब थर्ड का बन गया ए। उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी, कौन बनाया गया नया नवाब? सर, नया नवाब बनाया गया जिसने मदद किया ब्रिटिशर्स को, मीर जाफर बनाया गया न्यू नवाब। ओके, बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फाउंडेशन ले किया, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप कह सकते हैं यहां पे। ठीक है, ये फाउंडेशन, स्टार्ट, बिगिनिंग ब्रिटिश रूल का था। अब ब्रिटिशर्स ने यहां पे थोड़ा फाउंडेशन तो दबाया, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किसमें किया? वो हुआ बैटल ऑफ बक्सर। अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और जंग किया जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, और इसमें फाउंडेशन नहीं, पूरा एस्टैब्लिशमेंट किया ब्रिटिश का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। अब बैटल ऑफ बक्सर के भी कुछ, इस इवेंट के भी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, फिर आपको क्वेश्चन खुद ही करने हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। सर कहां पे? बक्सर में। और बक्सर कहां पे है? बंगाल नहीं, ऊपर बंगाल था, यहां पे बिहार, याद रखना है। किस किस के दरमियान हुआ सर? ये हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, चलो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, कौन बोलेगा, यहां पे तीन बंदे थे, आप कह सकते हैं तीन कंबाइनेड अलायंस था। तो यहां पे कंबाइनेड अलायंस था, 3 मेंबर्स का ये कंबाइनेड अलायंस था, ये 3 मेंबर्स का टीम था। एक तो मीर जाफर नहीं, मीर कासिम, और फिर सिराज नहीं, सुज्जा उद्दौला। ऊपर मैंने बोला सिराज, तो यहां पे सुज्जा है, ठीक है। और फिर शाह आलम सेकंड। तो ये जो तीन फोर्सेस है, इन तीनों को ब्रिटिशर्स हराते हैं। लेकिन मीर कासिम कौन था? ये था नवाब ऑफ बंगाल।
नवाब ऑफ बंगाल। ऊपर नवाब ऑफ बंगाल इन्होंने मीर जाफर को बनाया, लेकिन मीर जाफर को हटा दिया ब्रिटिशर्स ने, मीर कासिम को उसके बाद रखा था, और फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को रखा। हम वो बातों में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले बातें यहां पे करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं वही सिर्फ बातें आपको बताऊंगा। मीर कासिम था नवाब ऑफ बंगाल, और सुजाउद्दौला कौन था? ये था नवाब ऑफ अवध। अवध, ये तीन मिलके लड़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन तीनों के तीनों हारते हैं। शाह आलम था मुगल मुगल एम्परर, शाह आलम था मुगल एम्परर, और ये तीनों हारते हैं, और तीनों कंबाइंड अलायंस हारते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमांडर जो था वो था हेक्टर हेक्टर मुनरो। मुनरो लीड कर रहा था, मुनरो लीड कर रहा था, जिन्होंने तीनों को हराया। और ये किसी धोखे की वजह से नहीं हराया, यहां पे ब्रिटिशर्स ने हारा क्योंकि ब्रिटिशर्स की अच्छी खासी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। तो यहां पे कोई नॉन कॉपरेशन या धोखे की वजह से नहीं। ओके, अब ब्रिटिशर्स ने तो जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बैटल ऑफ बक्सर में अब एक ट्रीटी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है, और जिसके ऊपर मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होती है 1765 में, इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी होती है। अब ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के फैक्ट्स में आपको मैं नेक्स्ट इवेंट में बताऊंगा। ये जो इवेंट है आपके सामने बैटल ऑफ बक्सर, पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं। करो जल्दी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर मुझे बताइए। बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें ब्रिटिशर्स का सुपीरियरिटी कंफर्म हुआ, फॉट ऑन विच डेट? और क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 22 अक्टूबर 1764। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दो, बताओ मुझे इस क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। बैटल ऑफ बक्सर हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंबाइंड अलायंस ऑफ, कौन कौन सा अलायंस था? अच्छे से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो, यहां पे सिज्जा है, यहां पे सिराज है, सिराज नहीं, सिज्जाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, ये तीन मेंबर्स का जो था अलायंस था। मीर कासिम था नवाब ऑफ बंगाल, शाह आलम सेकंड था मुगल एम्परर, और सिराजुद्दौला था नवाब ऑफ अवध। चलो ठीक है, 7 का सी। अब बताओ कौन सा मुगल एम्परर था जिसने पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बक्सर 1764 का? तो शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड ये सही जवाब है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लासी से, क्योंकि इसने फर्मली एस्टैब्लिश किया मुगल रूल नहीं सर, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलो, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉलोड बाई विच ट्रीटी? बैटल ऑफ बक्सर जो है उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी की, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जो उसके अगले साल 1765 में हुआ। अब यही ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हमारा नेक्स्ट इवेंट है, और इसी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के ऊपर आपको अब जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब हम ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद देखते हैं। देखिए, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ये हमारा नेक्स्ट इवेंट है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और दीवानी राइट्स मिले अब अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। वैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का एग्जैक्ट डेट जो है यहाँ पे नहीं मैंने लिखा, हालांकि 2 ट्रीटीज हुए थे इलाहाबाद के, एक 12 अगस्त को, चलो आप अगस्त का डेट यहाँ पे लिख लो, चलो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को मुगल एम्परर और ब्रिटिशर्स के दरमियान, और 16 अगस्त नवाब अवध और ब्रिटिशर्स के दरमियान। ये बातें नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो इस लाइन को, इतना ही याद रखो जो मैं अब आपको बताऊंगा। क्या? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है, अब ऊपर 3 फोर्सेस को हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में मुगल एम्परर से बोला कि हमको दीवानी चाहिए। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी क्या है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी, अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे आप कह सकते हैं। और ये बंगाल, बिहार और ओडिशा,
ये 3 जगहों पे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिले, लेकिन ये किसने दिया, सवाल ये आता है किसने दिया दीवानी? तो ये आपको ब्रिटिशर्स को दिया मुगल एम्परर ने। मुगल एम्परर ने ये दीवानी दिया। कौन सा मुगल एम्परर था? अभी मैंने बोला था ऊपर जो लड़ाई कर रहा था 3 मेंबर्स के साथ, शाह आलम सेकंड ने, उसी ने ग्रांट किया दीवानी। किसको दिया दीवानी? ग्रांट किया दीवानी बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब जब आप खुद ही सोचो, टैक्स वैक्स कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स, अब रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा। तो ये तो रूलर बन गए, आए थे ये ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहां पे ये तो रूलर बन गए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ आपको बताऊं, ये जो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड है, इसको बोला कि अब आप बैठो, अब आप छोड़ो, अब हम खुद ही करेंगे, आप बैठो, आप मुगल एम्परर हो, आपको हम पेंशन देते हैं, आप रिटायर होते हो, चलो हम आपको ब्रिटिश का पेंशनर बनाते हैं, आपको पेंशन दिया जाएगा, चलिए बैठिए, आप आराम कीजिए। नवाब आप अवध जो था, कौन? सिराज नहीं, सुजाउद्दौला। उसको क्या बोला? उसको बोला कि चलो आप नवाब कंटिन्यू रहो, लेकिन हमें दे दो वार इंडिमिनिटी, या आप कह सकते हैं हमें दे दो पैसा, आप दे दो कि आपने जंग भंग करी, आपको कुछ पैसा वैसा मांगा ब्रिटिशर्स ने, और सबसे इंपॉर्टेंट आप मेंटेन करेंगे ब्रिटिश की आर्मी। चलो आप तो नवाब अवध कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अब आप मेंटेन करेंगे ब्रिटिश की आर्मी, ठीक है। उसके साथ साथ नवाब बंगाल जो था, कासिम को हटा के जाफर ही था। अब जाफर जो है वो नॉमिनल रूलर था, नॉट इंपॉर्टेंट। बस एक ही पॉइंट आप अगर याद रखेंगे वो यही है कि मुगल एम्परर ने ग्रांट किया दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था, टैक्स कलेक्ट कर सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये ट्रीटी जो कर रहा था, आपको लगेगा कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन जीता? बैटल ऑफ बक्सर में अब आपके दिमाग में होगा कि सर बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो है, तो इसी ने ट्रीटी की हुई होगी। नहीं, ये पॉइंट याद रखना, हेक्टर मुनरो तो उस टाइम लड़ाई कर रहा था, लेकिन उस टाइम गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो ऊपर वाले नाम है, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये करता है असल में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कंफ्यूज नहीं होना, लड़ाई इसने जीती बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, लेकिन उस टाइम गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव का ही नाम आया इस ट्रीटी पे, गवर्नर का नाम यहां पे आया ट्रीटी पे। तो रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करता है, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे एक पॉइंट बोलूं कि ना बोलूं? चलो छोड़ ही देता हूं ये पॉइंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं चलो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है अब आप कर सकते हैं। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विच फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर वाज साइंड इन विच ईयर? कौन से साल में? मैंने अभी आपको बोला 12 अगस्त याद रखो या 16 अगस्त याद रखो। 12 अगस्त मुगल एम्परर के साथ, 16 अगस्त नवाब अवध के साथ। मुगल एम्परर को बोलो दीवानी दे दो, नवाब अवध को बोलो भाई वार इंडिमिनिटी दे दो, और मेंटेन करो ब्रिटिश की आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। डिटेलिंग छोड़ो, अगस्त 1765 सही जवाब है। आप लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। Under the Treaty of Allahabad signed in 1765, the British East India Company obtained the दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो 12 का सी आ गया। उसके बाद द ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स टू द कंपनी इन 1765 गेव इट कंट्रोल मेन रिवर। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताए, आसान है, रेवेन्यू कलेक्शन। दीवानी जो है वो हुआ रेवेन्यू कलेक्शन, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। 13 का सी। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका सही जवाब चलिए बताइए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू कंपनी बाय, किसने ये दीवानी राइट्स दिया? अभी मैंने ऊपर बोला मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, तो 14 का क्या आएगा? सी, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। 15th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके, इनमें से बताइए कौन है जिसने साइन की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द नवाब अबाउद एंड द मुगल एम्परर? अच्छा, अब आप बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन से था, वो नाम बताइए। और वो थे रॉबर्ट क्लाइव। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जंग लड़ी किसने? मुनरो ने, लेकिन ट्रीटी की किसने? क्लाइव ने। ये मैंने आपको बता दिया, यहां पे जंग लड़ी मुनरो साहब ने,
ट्रीटी की क्लाइव ने, वही क्लाइव जिसने बैटल ऑफ प्लासी में जीता था। चलो ये तो क्लियर है। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा ठीक है हम कर रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ठीक है काम कर रही है, राइट, कलेक्ट रेवेन्यूज, वो थोड़े से ट्रेडर्स से अब वो रूलर्स बन गए। लेकिन ब्रिटिश का पार्लियामेंट जो है उसको लगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो सब कुछ खा लेती है, हमको कुछ देती नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश से आई थी इंडिया ट्रेड करने के लिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे ट्रेडर से रूलर्स बनना स्टार्ट हुए, और दो इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जो मैंने बोला, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही, कुछ टाइम के बाद एक्चुअली, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे से ब्रिटिश का पार्लियामेंट, जहां से ये कंपनी आई थी, तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहता है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करें। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है। अगर सवाल आए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले कौन से एक्ट से किया, वो कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्या किया, उसमें कंट्रोल किया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में कंट्रोल किया। अब सवाल है सर कैसे कंट्रोल किया, थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। इन्होंने क्या बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि देखो हमने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर से इतना हिसाब किताब नहीं लेना है, हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल बनाएंगे और गवर्नर जनरल के अंडर ही बाकी की गवर्नर्स रखेंगे। तो इन्होंने गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन किया असल में, मतलब गवर्नर जनरल के अंदर ही बाकी हिसाब किताब देंगे, हम तो डायरेक्टली गवर्नर जनरल को पकड़ेंगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल, इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, डिजिग्नेट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और सवाल आता है वो कौन सा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो पहला कौन बना बताइए, वारन हास्टिंग्स। ओके, चलिए एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं बस दो ही पॉइंट आपको बताऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने, इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि देखिए एस्टैब्लिश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहां, कलकत्ता में, ठीक है। और ये फिर एस्टैब्लिश हुआ अगले साल। देखो रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया सुप्रीम कोर्ट को डालो 1773 में, लेकिन अगले साल 1774 में ये एस्टैब्लिश किया गया, इसके फंक्शंस एस्टैब्लिश हुए। और सुप्रीम कोर्ट का जो मेंबर्स थे ये 4 थे, एक चीफ जस्टिस था, प्लस 3 जजेस थे। चीफ जस्टिस जो है, सवाल आता है सर एलिजे इम्फे IMPHEY। चलो ये बस इतना याद रखो, फिलहाल इतना याद रखो। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर तो ईस्ट इंडिया कंपनी मजे कर रहे थे, अब तो वो रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश के पार्लियामेंट, जिस कंट्री से वो आए थे, उस कंट्री, ये तो ट्रेड करने के लिए आए थे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने बोला हमें ये अपनी कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, हम उधर सुप्रीम कोर्ट बिछाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हिसाब किताब इनसे लेगा, कोई भी इशू होगा सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगा। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी में बहुत ज्यादा लड़ाई आपस में हुई, तो तभी जाके इन्होंने और ज्यादा इसको कंट्रोल करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया, जो मैं नेक्स्ट इवेंट आपको पढ़ाऊंगा। इसमें ब्रिटिश का पार्लियामेंट और ज्यादा कंट्रोल करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। चलिए पहला जो अटेम्प्ट है, फर्स्ट पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन कंपनी अफेयर्स में रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से हुआ, और वो कौन से साल में पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे सही, 1773, वेरी गुड। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इनएक्टेड मेनली किस लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश का पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट्री कंट्रोल था ये अपनी ही कंट्री के कंपनी के ऊपर, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे इंडिया में असल में स्टार्टिंग में ट्रेड करने के लिए आई थी। चलो 17 का आ गया बी।
अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल के बदले अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट में किया, क्योंकि इतने सारे गवर्नर से कौन हिसाब किताब लेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे, उसके अंदर गवर्नर ऑफ मद्रास होगा, गवर्नर ऑफ बंबई होगा, वो सारा इसको इसको करेंगे अपना सबमिट, और हमें हिसाब किताब डायरेक्टली इससे लेना था। तो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन हुआ। मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो सवाल आता है बेसिक सवाल आता है। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं यही बेसिक सवाल आपको आएंगे। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ तो हास्टिंग्स, वारन हास्टिंग्स आपका सही जवाब है। 19 का आएगा, 19 का आएगा बी, वारन हास्टिंग्स थी ना। चलो, तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस? अच्छा, अभी मैंने बोला चीफ जस्टिस कौन बने, तो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के सर एलिजे एम्भे। चलो ठीक है, लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, ये नहीं था सक्सेसफुल, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी, जो खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही गवर्नर या गवर्नर जनरल भी था। तो इनको पंगा होता था सुप्रीम कोर्ट के साथ, अक्सर 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 मसले होते रहे, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कंट्रोल करना था ब्रिटिश का पार्लियामेंट जो चाहता था, वो अच्छी तरह नहीं हुआ। अब ब्रिटिश इंडिया एक्ट में ब्रिटिश का पार्लियामेंट इनको अच्छे से कंट्रोल करेगा। ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स यहां पे लाके, ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स का एक बोर्ड बना के, तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट में क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट अच्छे से कंट्रोल करता है अपनी ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट था जिसने ये लाया। विलियम पिट जो है ब्रिटिश का पीएम, प्राइम मिनिस्टर था, जिसके बेस पे ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में इवेंट 5 आपके सामने आया। इसके क्वेश्चंस अब आप करेंगे, 2-4 पॉइंट्स में आपको बताता हूं। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे बढ़ा या कम हुआ? कंट्रोल ज्यादा हुआ। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल ज्यादा हुआ। पार्लियामेंट्री कंट्रोल। चलो, पार्लियामेंट्री कंट्रोल मैंने यहां पे लिख लिया। पॉइंट याद रखना, इन्होंने कैसे किया? इन्होंने क्रिएट किया एक नया बोर्ड। इन्होंने बोला अब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स एक बोर्ड में बनाएंगे, बोर्ड के मेंबर बनाएंगे। इन्होंने को क्रिएट किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल से नाम से याद रखना, ये सारा कंट्रोल करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कंट्रोल करेंगे। और ऑलरेडी एक बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो मैंने आपको बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो बहुत पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे उनको आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चलो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये बॉडी था पहले से, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नई बॉडी क्रिएट की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने। किस एक्ट में? ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से कंट्रोल करना था, अच्छे से इनको कंट्रोल करना था। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बोला कि दो दो बॉडीज अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो डबल गवर्नमेंट आ गया, या आप कह सकते हैं डुअल गवर्नमेंट आ गया। दो दो गवर्नमेंट होंगे। क्या? ये सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स करेंगे, ट्रेड करेंगे, कमर्शियल अफेयर इसको दे दिया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये कंट्रोल करेगा, इवन कि ये कंट्रोल करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये कंट्रोल करेगा। और ये पॉलिटिकल अफेयर्स इसको दे दिया, तो डबल गवर्नमेंट आ गया, डबल गवर्नमेंट आ गया। पॉलिटिकल अफेयर्स ये देखेगा, मतलब ये सिविल अफेयर्स भी देखेगा, ये मिलिट्री अफेयर्स भी देखेगा, ये रेवेन्यू भी देखेगा। तो पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बढ़ा दिया, क्योंकि यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इनके पावर को कम किया गया, इनके पावर को कम किया गया। पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सारा कुछ देखते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ देखते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हीं का गवर्नर जनरल जो बनाया वो भी यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। लेकिन अब क्या किया गया? इनको बोला आप सिर्फ कॉमर्स करो, हमारी एक नई बॉडी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर भी होंगे, यही आप पॉलिटिकल अफेयर देखेंगे, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू कलेक्शन हम खुद करेंगे।
ठीक है ना, जो दीवानी मिली थी, आप लोग क्या करें, कॉमर्स। इतना ही नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट में बढ़ा दिए थोड़े से पावर्स, गवर्नर जनरल जो है उनके पावर्स थोड़े से इंक्रीज भी किए, गवर्नर जनरल को अपनी तरफ खींचने के लिए, गवर्नर जनरल को ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ खींचने के लिए इसके पावर्स को बढ़ा के इसको खुश किया, ताकि ये कंपनी के पावर बिल्कुल ही कमजोर हो जाए। अब पिट्स इंडिया एक्ट के क्वेश्चंस करो, जरा करो, जल्दी करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से करो। पिट्स इंडिया एक्ट जिसने ज्यादा ही स्ट्रांग बनाया ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ब्रिटिश के पार्लियामेंट का कंट्रोल ज्यादा ही किया, कौन से साल में पास हुआ? तो सही जवाब है 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इज नोन बेस्ट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ दो गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट या डिवल गवर्नमेंट। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ये सब कुछ कंट्रोल करेगा, और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कमर्शियल का देखेंगे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर, सब कुछ कंट्रोल, कंट्रोल नाम याद रखना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से आया इनको अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए। अंडर पिट्स इंडिया एक्ट द पॉलिटिकल अफेयर, देखो पॉलिटिकल मतलब पावरफुल अफेयर होता है, पॉलिटिकल, कॉमर्स क्या, ट्रेड कॉमर्स है क्या है, पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया वाज कंट्रोल बाय, तो बताइए पॉलिटिकल अफेयर कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पे लिखा है, एंड कमर्शियल अफेयर बाय, कमर्शियल अफेयर बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो हमारा 23 का बी सही जवाब है ना। चलो आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, आप लोग जवाब दे रहे, चलो। पिट्स इंडिया एक्ट जो है एस्टैब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, अच्छा पिट्स इंडिया एक्ट ने एक नई बॉडी क्रिएट की जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स भी थे, और वो था कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कहां है वो, हमारा सही जवाब है तो 24 का सी, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद देखिए यहां पे आपको सवाल है, वन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट वाज द रिडक्शन ऑफ, अच्छा पावर किसके कम हुए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जो करेगा उसके पावर बढ़ गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको बोला गया अब आपका पावर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल है, आप लोग अब सब कुछ नहीं देखेंगे, पॉलिटिकल हम खुद ही देखेंगे, रेवेन्यू कलेक्शन हम खुद ही करेंगे, मिलिट्री सिविल खुद ही देखेंगे, आप बस कॉमर्स करो, आए थे ट्रेड करने के लिए आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप कॉमर्स ही करो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें मैंने आपको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये बॉडी पहले से थी, 25 का सी आ गया। अब हम लास्ट इवेंट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट। देखो ये जब हुआ कंट्रोल वंट्रोल अच्छे से हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ऊपर से गवर्नर जनरल के पावर भी बढ़ाए ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने, थोड़ा सा पार्लियामेंट की तरफ खींचने के लिए, या ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा ये ट्रेड का घपला ना करे। अब सुनो, परमानेंट सेटलमेंट आता है 1793 में। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, ये गवर्नर जनरल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और कौन थे गवर्नर जनरल, कौन थे, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, सवाल याद रखना बहुत बार आया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट का एक और नाम था जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। और परमानेंट सेटलमेंट क्यों लाया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने बोला देखो कभी, क्योंकि हम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको पैसा चाहिए, हमको टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन कभी फार्मर कभी देते हैं कभी देते नहीं, कभी फेमाइन आया, कभी कोई डिजास्टर हुआ, कभी क्रॉप्स अच्छे से नहीं, तो हमारा रेवेन्यू ऊपर नीचे हो जाता है, रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी कलेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। हमको चाहिए फिक्स्ड रेवेन्यू, चाहे उसके लिए हम जमींदार को ओनर बनाए, वो आगे अपने हिसाब से जमीन को इस तरह से चलाए, बस हमें पैसा चाहिए। तो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम एक और नाम है, नाम से आप पहचान सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट का और एक नाम क्या है, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब है ब्रिटिशर्स ने या गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने बोला, जिसने इंट्रोड्यूस किया, उसने क्या बोला, ओनर होगा जमींदार, ओनर ऑफ लैंड होगा जमींदार। जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट में बोला ओनर ऑफ लैंड होगा जमींदार, जो कि क्या करेगा, जमींदार है ओनर ऑफ लैंड, ये मान लो ये जमींदार एक, ये आप लोग ओनर ऑफ लैंड हो, और आप कराओ काम पीजेंट्स को, जो भी जमीन है आप पीजेंट्स को काम कराओ, लेकिन आप जमींदार क्या करेंगे, आप तो ओनर बन गए, आप हमको फिक्स्ड रेवेन्यू देंगे, और फिक्स्ड रेवेन्यू भी नहीं, फिक्स्ड टाइम पे या डेट पे, चलो डेट लिखता हूं, फिक्स्ड रेवेन्यू देंगे
फिक्स्ड डेट पे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को आप फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स्ड डेट पे देंगे। तो यहां पे जमींदार जो हैं वो बन गए ओनर्स, और ये जो पीजेंट्स है वो रहे किराएदार जमीन के, वो टेनेंट्स वो ओनर्स नहीं बने। और परमानेंट सेटलमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जमींदार भी खुश और फिर ब्रिटिशर्स भी खुश, लेकिन ये पिस गया पीजेंट जो है उसकी हालत बहुत खराब हुई। मकसद क्या था परमानेंट सेटलमेंट लाने का? ताकि ब्रिटिशर्स को क्या मिले? रेगुलर एंड फिक्स्ड रेवेन्यू इनकम। और इंट्रोड्यूस किसने किया? गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने। एक और नाम परमानेंट सेटलमेंट का क्या है? जमींदारी सिस्टम। और क्या हुआ इसमें? जमींदार को ओनर्स ऑफ लैंड बनाया गया। और जमींदार क्या करेंगे? वो ब्रिटिशर्स को फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स्ड डेट पे, या ब्रिटिशर्स को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। क्वेश्चन करो जल्दी। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल विच फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू परमानेंटली, कौन से साल में आया? 1793 में। 26 का सी आ जाएगा। ओके, परमानेंट सेटलमेंट गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, किसने? गवर्नर जनरल कौन था? यहां पे आई थिंक करेक्शन है, यहां पे आप लोग करेक्शन कर लेना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि बाद में जब हम कल आपको पढ़ाएंगे तो यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, एक नया एक्ट जब हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो यहां पे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। बताइए परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? 27 का आएगा, जल्दी से बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट में कि लैंड रेवेन्यू वाज परमानेंटली फिक्स्ड विद द जमींदार्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फिक्स किया विद द जमींदार्स। उसके बाद मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो था, मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या था? रेगुलर एंड फिक्स्ड रेवेन्यू इनकम मिले ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना? 29 का सी। ओके, अब आपको बोलना है कि एक प्रॉब्लम जो थी परमानेंट सेटलमेंट की वो ये थी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। बहुत ज्यादा ये कंसिक्वेंस था परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है? तो आज हमने ये सारे इवेंट्स देखे। अब हम कल मिलते हैं नए इवेंट्स में, और आप लोग खुद ही सवालों का जवाब देंगे, अप टू 1947 हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इवेंट पढ़ाएंगे। और मिलते हैं कल नए सेशन में। आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। उसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन पे ऑफर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ने का तरीका यह है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ओके, बाय बाय।